हेलो बच्चा, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th से। तो उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाबा को फॉलो करने के लिए आईडी है englishbaba.eb, और आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, सबसे पहले अगर आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ना है तो उसकी थोड़ी सी एक पुरानी नॉलेज भी पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता है, जब हम पुराने टाइम की अगर बात करते हैं तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आज हम देखते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, उन मतलब इतना, चाहे वो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन उन लोगों ने बहुत कुछ ढूंढा होता था, बहुत चीज़ों की डिस्कवरी की होती थी। तो उन्हीं में से एक फ़िलासफ़र थे जो इंडियन फ़िलासफ़र थे, उनका नाम था महर्षि कर्नाड। ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे तुम मैटर के बारे में पढ़ते हो तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मैटर को हिंदी में बोला जाता है पदार्थ। ही पॉस्टुलेटेड दैट इफ़ वी कीप ऑन डिवाइडिंग द मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, पदार्थ को अगर हम ब्रेक करते जाएं, वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हमें क्या मिलेगा, उसके ही छोटे 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 पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। एंड सून वी विल अचीव द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और जल्द ही हमें छोटे से छोटा एक पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है। और उसको बोला जाता था परमाणु, यानी कि एटम। और उसको फिर हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब देखिए, महर्षि कर्नाड जी ने ये वाली बात बोल दी कि हमें लास्ट में जाके एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे जिसको परमाणु बोला जाएगा, और फिर उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये वाली जो पूरी थियोरी थी, इसका कोई सबूत नहीं था। जैसे कहते हैं ना, सबूत और गवाह पेश किया जाए, तो ऐसा कुछ उस टाइम पे नहीं होता था। वो लोग जो चीज़ उनको लगती थी, जिस तरह से उन्होंने रिसर्च की होती थी, वो उस बेस पे बोल देते थे। लेकिन हमारी साइंस जो है वो किस पे बिलीव करती है कि हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। हमारी बात जो भी हम रख रहे हैं, कुछ भी बोल दिया जाए तो उसमें मान नहीं सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर आए लवॉइसियर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सुना है क्या। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसकी फर्स्ट लॉ क्या कहती थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती थी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यार, हम तो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये हमारे बस का नहीं है। जो भी है, जितना भी है, उतना का उतना ही रहता है। ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम उसको ब्रेक करेंगे तो भी वो उतना ही रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, हम उसे डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ कहती थी। और सेकंड लॉ क्या कहती थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहती थी, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास इन अ केमिकल सब्सटेंस। कि जो भी आपके पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट्स एक प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि उनकी प्रोपोर्शंस बदल जाएं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर हमेशा, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला है H2O। वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कभी हाइड्रोजन ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन कम होगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उनकी जो प्रोपोर्शंस हैं वो क्या है, फिक्स्ड हैं। मतलब उसकी जो रेशो है वो क्या है, 1:8। तो अगर आपको ये नहीं पता 1:8 कैसे आती है, तो ये देखिए किस तरह से निकाली जाएगी। आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 का कितना हुआ, 2। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो आप जब इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1:8। ठीक है। सो इफ़ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर को ब्रेक करते हैं, वी विल ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो उसमें हमें जो रेशो मिलेगी ना, वो जितना मर्जी आप वाटर ले लो, आपको जो रेशो मिलेगी वो 1:8 ही मिलेगी। ठीक है। तो ये कभी भी बदल नहीं सकती है। सो इन दोनों बातों से हमें पता चलता है कि हम ऐसे अपनी मर्जी से उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स्ड, मतलब हमारे पास सबूत नहीं आया है कि हम उनको ब्रेक करके हम मैटर को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिला।
तो फिर आए जॉन डाल्टन। इन्होंने पूरी की पूरी एटम के ऊपर रिसर्च की, एटॉमिक थ्योरी दी, पूरी थ्योरी के अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जॉन डाल्टन proposed an atomic theory which acted as an explanation of the above two laws। अब उन्होंने ऐसी एटॉमिक थ्योरी दी जो ऊपर वाली जो दोनों लॉज के बारे में मैंने बताया उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही थी। एज पर द थ्योरी, ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, वेदर इट इज़ एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर, कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अब इसने अपनी थियरी में क्या बोला, जॉन डाल्टन ने क्या बोला कि जितना भी मैटर है, चाहे वो एलिमेंट की फॉर्म में है, चाहे वो कंपाउंड की फॉर्म में है या मिक्सचर की फॉर्म में है, उनके अंदर छोटे छोटे टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते, और उसी को बोला जाता है एटम। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई, लेकिन अब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ आएगी जब हम इसके पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो जॉन डाल्टन ने अपने पॉस्टुलेट्स में क्या समझाया, एक एक पॉस्टुलेट को बहुत ध्यान से सुनना। एटॉमिक थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने 6 पॉस्टुलेट्स दिए। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है, पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉस्टुलेट कहता है द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। देखो सीधी की सीधी बात, महर्षि कनर्ड ने जो बात बोली थी पूरी रद्द कर दी कि आपने जो बोला कि मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली बात इन्होंने बोल दी थी। तो उन्होंने क्या बोला, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको हम एटम बोलते हैं, और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, एटम्स आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये वाली चीज़ उन्होंने कर दी। फर्स्ट जो लॉ थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको उसने इसके अंदर सीधा डाल दिया। क्या बोला, एटम्स आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ना तो एटम बनाए जाते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। इसका क्या सबूत है, देखिए आपके सामने रिएक्शन लिखी है मैंने एक, कि अगर मैं मीथेन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने मैंने यहाँ पे, चाहे कार्बन देखो, चाहे हाइड्रोजन्स देखो, चाहे ऑक्सीजन देखो, जितनी अमाउंट लेफ़्ट साइड पे दिख रही है आपको, यहाँ पे 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, और 2 क्या दिख रही हैं, 4 ही ऑक्सीजन्स दिख रहे हैं। तो सब कुछ इक्वल है यार, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जितने एटम्स यहाँ पे हैं लेफ़्ट साइड पे, उतने ही क्या हैं राइट साइड पे। सो एटम्स को हम फॉर्म भी नहीं कर सकते, एटम्स को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर। किसी एलिमेंट के एटम का नेचर सेम होता है। दे हैव द सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नीचे आपके लिए एग्जाम्पल लिया है आयरन। अगर मैं आयरन एलिमेंट की बात करूँ, आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एलिमेंट से भी छोटे एटम्स होते हैं, एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे सबका साइज़ भी सेम होगा, सबका मास भी सेम होगा, और सबका कैरेक्टर भी सेम होगा। मतलब सब एक जैसा बिहेवियर शो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर उसका चाचा का बेटा आ गया, उसके अंदर उसका मामा का बेटा भी घुस गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके हम शक्ल या थोड़ी थोड़ी शक्लें मिलती हुई होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कहने की बात है, सब एक ही मम्मी पापा के बच्चे हैं, ठीक है। तो सबके सब बिल्कुल सेम बिहेवियर, सेम कैरेक्टर, सेम साइज, एवरीथिंग विल बी सिमिलर, सॉरी सेम, ठीक है। सिमिलर नहीं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा। अगला पॉइंट देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएंट नेचर, दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यार ये वाली बात तो कोई बुद्धू भी बता देगा। अगर अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनके एटम्स एक जैसे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी और एलिमेंट की बात हो रही है तो उसका अपना खुद का एटम होगा, उसके अपने अलग अलग एटम्स होंगे एक जैसे दिखने वाले। लेकिन अगर उसको किसी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करूँगी तो उसके बिल्कुल अलग होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम क्या करें बात कि एक आपका चाचा का बेटा है और उसके जो बच्चे होंगे और आपके जो बच्चे होंगे, क्या वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इस हाइड्रोजन के एटम्स का साइज़ अलग होगा, कैरेक्टर अलग होगा,
लेकिन अपने अंदर ये सारे सेम होंगे, पर अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करूँगी ना तो बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। सारे के सारे एटम्स ऑक्सीजन के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, समझ गए ये वाली चीज़। अब देखिए अगला पॉइंट, एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी सेकंड लॉ के साथ कंपेयर हो रहा है, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। उसमें भी आपने देखा होगा 1:8 इस तरह से आ रहा था। तो वो एक होल नंबर्स को दिखा रहा है यहाँ पे। होल जो आप यहाँ पे देखोगे जितने भी कंपाउंड फॉर्म बनती हैं, एटम्स जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं, उनकी जो रेशो निकलती है ना वो बिल्कुल होल नंबर्स वाली होती है। ठीक है, मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स नीचे लिखे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन की अगर मैं रेशो निकालूँ तो 1:1 बनती है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन है, एक ही ऑक्सीजन है। और इसी तरह से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की निकालूँ तो 2 ऑक्सीजन्स हैं और एक कार्बन है, तो 1:1 और ये बन गया 2:1। तो बिल्कुल ही होल नंबर्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, हमेशा इसकी होल नंबर्स में रेशो निकलेगी। लास्ट पॉइंट है इसका, अ कंपाउंड कंटेन्स अ कांस्टेंट नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कंपाउंड जो सेम बोला जा रहा है उसका फॉर्मूला, तो हम बोल रहे हैं कि वाटर है तो उसका फॉर्मूला हमेशा ही H2O रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम अपनी मर्जी से उसका फॉर्मूला H3O बोल देंगे, HO2 बोल देंगे। नहीं, हमेशा उसमें एक ही हाइड्रोजन रहेगा और 2 ही ऑक्सीजन रहेंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे जितने भी इसके अंदर यहाँ पे एटम्स लिए जा रहे हैं। सो काइंड ऑफ एटम्स भी क्या हो सकते हैं, 2 और मोर काइंड ऑफ एटम। 2 आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 तरह के एटम्स हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे पॉस्टुलेट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए और इस पे पूछा भी जाता है बहुत कुछ। अब अगर आपने सारा पढ़ ही लिया तो फिर एटम्स को अगर डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम एटम्स को क्या बोल सकते हैं कि इन्हीं एटम्स की वजह से मैटर बनता है ना। मैटर छोटे छोटे एटम्स की वजह से बनता है। सो वी कैन ईजिली से दैट कि एटम्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे कि एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है, इसी तरह से मैटर जब बनता है तो उसमें एटम्स जो हैं वो ब्रिक्स का काम करते हैं। आपको नीचे एक पिक्चर के अंदर दिखा रहा है कि अगर ये पूरी वॉल खड़ी करना चाहता है तो इसको एक एक ब्रिक को एडजस्ट करके लगाना है। तो वो एक एक ब्रिक जो है वो क्या दिखा रही है, वो क्या समझा रही है आपको कि वो एक एटम है, और जब ये सारा जुड़ के कुछ बन जाएगा वो क्या कहलाएगा, मैटर। ठीक है, समझ गए? अरे तुम तो इंटेलिजेंट हो। आगे देखिए, व्हाट इज़ द साइज ऑफ एन एटम। अब जब हम ये बोल रहे हैं बार बार कि एटम बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, तो कितना स्मॉल होता है यार? एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, वी नो दैट। अब इनका जो साइज़ है ना वो नैनोमीटर्स में मेजर होता है। नैनोमीटर्स मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। 10⁻⁻⁹ तक, इतना छोटा एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो उसका साइज़ होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब मैंने आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर अलग अलग चीज़ों के आपको रेडियस बताए हैं जो कि मीटर के अंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो 10⁻⁻10 मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको दिखा रखा है 10⁻⁹। उसके बाद हीमोग्लोबिन का 10⁻⁸। सैंड का एक ग्रेन, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा ग्रेन 10⁻⁻4। एंड जो चींटी होती हैं वो 10⁻⁻2। और वाटरमेलन जो उसके सीड्स होते हैं 10⁻⁻1। सो ये आपको कुछ एटम्स के साइज दिखा रखे हैं। ठीक है, अब है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यार आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे बहुत सारे सिंबल्स, ऐसा कभी लर्न करने के लिए नहीं मिलेगा आपको, टेंशन मत लो। अगर ये चीज़ होती ना आप लोग पागल हो जाते, आपको बिल्कुल भी पीरियोडिक टेबल लर्न ना होता। 118 एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स, मतलब अलग अलग पहचान, जैसे कहते हैं ना मोहर, हमारे यहाँ की मोहर ये है, उस देश की मोहर वो है। तो ये चीज़ें यार पहले होती थी, अब हम करेंगे। अगर हम 118 चीज़ों को लर्न करने बैठ गए तो तुम तो गए, हम भी गए, टीचर भी गए और तुम भी गए। तो ऐसा बनाया गया था जब कुछ एलिमेंट्स मिले थे तो उनको एक पहचान देने के लिए किसी को बिंदी दे दी, किसी को
सी ने नाम से दे दिया, किसी का कुछ डिज़ाइन बना दिया, किसी का कुछ डिज़ाइन बना दिया। तो ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ही चली। जब बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने लग गए तो ये सारा कुछ ना कुछ भी काम नहीं आया। ठीक है, उस टाइम पे फिर क्या डिसाइड किया गया कि जो भी एलिमेंट मिल रहा है हमें उसको, उसके सिंबल्स को उसके नेम के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे एलिमेंट्स जो आप पढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, या तो वो सिंगल, जैसे कि ये बोरोन है, आप बोरोन को देख सकते हो अकेला, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो बिल्कुल सिंगल भी होंगे, सिंगल उनको दिखा रखा है कैपिटल लेटर से, लेकिन अगर उसी उसी लेटर से स्टार्ट होने वाला कोई और एलिमेंट है तो हम उसका नेक्स्ट लेटर भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि आपको बोरोन के बाद यहाँ पे ब्रोमीन दिख रहा होगा, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना इसको भी बी दे दें, इसको भी बी दे दें, तो इसके लिए बी आर लगा दिया, और बेरियम के लिए बी ए लगा दिया, एल्यूमिनियम के लिए ए एल कर दिया, आर्गन के लिए ए आर कर दिया, क्योंकि ये सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इनको क्या कर दिया जाता है, सिंबल दे दिया जाता है। ठीक है, तो अब तक 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, और आप पीरियोडिक टेबल लर्न करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना। आपको यूट्यूब पे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो मिलेगी, उसके अंदर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न करवा रखा है मैंने। आगे पढ़ते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या है, जैसे तुमसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो तुम बोलोगे एटॉमिक मास मतलब एटम का मास। लेकिन यार ये इतना आसान नहीं था कि किसी एटम के मास को इजीली निकाल दिया जाए। इसके लिए इतने पापड़ बेले गए, इतनी मिस्टेक्स हुई, साइंटिस्ट से भी मिस्टेक्स हुई, पहले कुछ लगाया फिर कुछ लगाया, तब जाके एक एक मतलब कुछ फंडा सेट किया कि ये चीज़ यहाँ पे सेट बैठ रही है, अब जाके इसका एटॉमिक मास निकलेगा। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ऊपर जो हमने सारी पढ़ी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया दैट ईच एलिमेंट हैज़ अ डिस्टिंग्विश एटॉमिक मास। अब जैसे हर एलिमेंट के अंदर उसके जो एटम्स हैं वो मतलब उस एलिमेंट के पर्टिकुलर एटम है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो दूसरे एलिमेंट है उसके भी एटम वैसे ही हो और उसका मास भी उतना हो, नहीं। तो अगर वो डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स हैं इसका मतलब तो उनके मासेस भी अलग अलग होंगे। सो विद दिस थ्योरी द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस कुड बी एक्सप्लेन ईजिली। इस थ्योरी से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इट इज़ इंडीड डिफिकल्ट टू एवेल्युएट द मास ऑफ एन एटम सिंस द साइज ऑफ एन एटम इज रिलेटिवली स्मॉल। अब यार देखो, तुमने अभी अभी पढ़ा कि एटम का तो साइज ही बहुत छोटा है यार। एटम का अगर साइज इतना छोटा होगा तो हम उसके मास को कैसे ढूंढेंगे। अब हम उसको देख ही नहीं सकते, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, तो हम उसके मास को कैसे 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 ढूंढें, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए भी एक उन्होंने धीरे धीरे कुछ ना कुछ सोचना शुरू किया, क्या लगाएं, क्या ऐसा करें। तो देखिए आगे, therefore scientists started evaluating the mass of an atom by comparing it with the mass of a standard atom। अब स्टैंडर्ड मतलब जो कि फिक्स्ड है, जो चीज़ हमेशा फॉलो की जाए, है ना। इस तरह से उन्होंने किसी चीज़ को स्टैंडर्ड, धरोहर, सिद्धांत मानते हुए किसी एक एटम को फिक्स लेके बाकी सारे एटम को उसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब यार देखो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के नहीं बताया, लेकिन एक नॉर्मली मैं जस्ट बता रही हूँ कि पहले ऑक्सीजन को माना जाता था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम माना जा रहा है मास कैलकुलेट करने के लिए, बिल्कुल सही है, इसको ही माना जाता है। लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट ने किसको माना था, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 16। क्यों माना था, क्योंकि उनको ये लगता था हर जगह ऑक्सीजन है, हर जगह आपको ऑक्सीजन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और ऑक्सीजन ही अगर हम यहाँ पे लेंगे एज स्टैंडर्ड एलिमेंट तो हम इजीली हर चीज़ का मास निकाल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन से सभी का मास निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन्होंने किसको लिया, कार्बन 12 को। ठीक है, आपसे इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। आपको जो याद करना होता है वो इसकी डेफिनेशन को याद करना है और किस तरह से इसके मासेस को निकाला जाता है वो याद करना है। तो कार्बन 12 को यहाँ पे स्टैंडर्ड एटम मान लिया गया। आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारे आसपास 99% चीज़ें कार्बन ही कार्बन है, हर जगह कार्बन मिलेगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ोगे, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, नेचुरल, और नेचुरल के अंदर सारी की सारी कार्बन के कंपाउंड्स आपको मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब कार्बन हर जगह होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कार्बन को हम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब पढ़िए आगे,
इट्स एटॉमिक मास इज 12 यूनिट। हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, मतलब कार्बन 12 माना जाता है उसका मास। 6 नंबर पे कार्बन प्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर 6 है और उसका मास होता है 12 यूनिट। तो इसको स्टैंडर्ड मास मान लिया गया और इसके साथ हर चीज़ को कंपेयर कर दिया गया। तो अब अगर मैं बोलना चाहूँ कि वी कैन से दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर मुझे 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना है तो मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूँगी? कार्बन के 1/12 मास के साथ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सारे के सारे मासेस निकल जाते हैं। हियर इज द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स। तो मतलब जो अभी तक आपने सारा पढ़ा एटॉमिक मास के बारे में, उसका एक कंक्लूजन निकालते हुए हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द नंबर विच टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 जो कार्बन का एक एटम होता है उसका मास 12 है, तो 1 कार्बन एटम के लिए हम उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी और एटम को उससे कंपेयर करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उससे कितना हैवियर है। इट मीन्स हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अब यहाँ पे n का मतलब होता है एटॉमिक मास। तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना होगा, n निकालना होगा, तो आपको ये और ये जो टर्म्स दिखाई दे रही हैं इनको डिवाइड कर देना है। मतलब एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जिस भी एटम की बात हो रही है, जिस भी एलिमेंट के एटम की बात हो रही है, वो ऊपर, और नीचे आपको क्या करना है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यूनिट ऑफ जो एटॉमिक मास होता है वो होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और उसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे आप सब कर लोगे। आगे देखिए मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मॉलिक्यूल होता क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप होता है जो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, द एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे आएगा विद द फोर्स। जो यहाँ पे ये जो एटम्स होते हैं ना, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये 2 एटम हो गए, मान लो ये 3 एटम जो एक दूसरे से जुड़े हुए दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से किस फोर्स से जुड़े होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। तो आगे देखिए, अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो इन मॉलिक्यूल्स को हम 2 तरह से पढ़ते हैं। एक तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और दूसरा पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड में फ़र्क तुम्हें ऑलरेडी पता है। जब मैं बात करूँगी एलिमेंट्स की, तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें या तो वो सेम जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो बन गए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगर मैं बात करूँ 2 हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से केमिकली बॉन्डेड है। ठीक है, बन गया ये मॉलिक्यूल। लेकिन किसका मॉलिक्यूल? एलिमेंट्स का, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा भी क्या है? एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन से जब जुड़ जाता है, केमिकली बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो ये जो हम दिखा रहे हैं ये है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि 2 एलिमेंट्स से जुड़कर बना है। इसीलिए हम इनको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। अब जब कंपाउंड्स की बात की जाती है तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एटम्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या था? 2 सेम एटम्स दिखाए मैंने। अब इसमें क्या होगा? अलग अलग एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अलग अलग एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? कंपाउंड फॉर्म होती है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रखे हैं 2 चीज़ें मैंने। ये हो गया एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया अमोनिया। तो यहाँ पे CO2 मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे NH3 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। जब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम, वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल।
तो जब इसकी बात की जाती है कि एटॉमिसिटी निकालते हैं तो ये किस तरह से निकलती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स को हम 4 टाइप से कैटेगराइज कर देते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक। अब देखो, मोनो वर्ड का मतलब तुम सबको ऑलरेडी पता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, सिंगल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली वन एटम आर सेड टू बी मोनो एटॉमिक। वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम है। अब ये कौन से होते हैं, हमें सबको पता है कि ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी यहाँ पे हमें इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस दिख रही हैं, ये सारी की सारी सिंगल होती हैं। इनके साथ हम किसी भी दूसरे एटम को नहीं जोड़ सकते, तो ये हमेशा क्या कहलाएंगे, मोनो एटॉमिक, ठीक है। सेकंड पे है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 एटम्स। डाई वर्ड मतलब 2, तो डाई एटॉमिक मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होंगे। तो आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी पता है, O2, H2, Br2, N2, Cl2, ये सब के सब क्या हैं, डाई एटॉमिक है। आगे देखिए ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई वर्ड से आपको ऑलरेडी पता चल गया, ट्राई का मतलब है 3, तो ट्राई एटॉमिक मतलब वो वाले मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जितने भी 3 से जुड़े हुए, 3 एटम्स को जोड़कर बने हुए चीज़ें होंगी, वो सब क्या होंगे, ट्राई एटॉमिक। और उसके बाद आता है 4th नंबर पे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4। 4 एटम्स जुड़े हों, 4 एटम्स का बना हुआ मॉलिक्यूल कहलाएगा टेट्रा एटॉमिक, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिख रहा है P4, SO3, इसी तरह से अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा था NH3, ये सब के सब क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। तो आगे देखिए, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब यही मॉलिक्यूल्स को आगे हम 2 टाइप में और डिवाइड कर रहे हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है। जब सेम टाइप के एटम्स जुड़े हैं वो होमो एटॉमिक होंगे, अगर अलग अलग टाइप के एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो हेट्रो होंगे। दैट इज़ इट, और कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, वो तो उसकी फॉर्म हो गई कि उसमें कितने एटम्स हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो एटम है अगर सेम काइंड के होंगे तो वो कहलाएंगे होमो एटॉमिक। अगर वो डिफरेंट काइंड के होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे CO2 दिख रहा होगा, तो वो कहलाएंगे हेट्रो एटॉमिक। और होमो हेट्रो बताने की मुझे आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आपने केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर में भी सब कुछ ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी थी। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है ना, सेम एक जैसा लगेगा, एक जैसे होंगे तो वो होमो, और अलग अलग दिखाई देंगे तो वो हेट्रो, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स, आपको दिखाई दे रहे होंगे। H2N2P4 ये सब सेम है तो वो होमो है, और CO2, NO2, CH4, HCl ये सब हेट्रो हैं। आगे देखिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बिल्कुल इजी है ये, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी करने पड़ सकते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर मास मतलब जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिए गए हैं, जैसे कि ऊपर ये जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिख रहे हैं, H2N2P4, CO2, NO2, अब इनके मासेस अगर आपको पता होंगे तो आपको बस इनको जोड़कर क्या करना है, टोटल मास बता देना है ना। जैसे कि अगर हमारे पास 3-4 तरह की चीज़ें और हमने उनको थोड़ा थोड़ा ग्राम्स में उठा लिया, तो सबको जब जोड़कर जो टोटल उसकी अमाउंट बनेगी हम बता सकते हैं इजीली। तो इसी तरह से अगर हमें कार्बन का भी मास पता हो, ऑक्सीजन का भी मास पता हो, तो हम इजीली उसका टोटल मास बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, हर एक के एटॉमिक मास को जोड़कर जो उसका टोटल सम निकाला जाता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। तो अब आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे CO2, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो आपको ये भी देखना है कोई एटम एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, जितनी भी बार है वो देखना है। तो अगर एक ही बार कार्बन है तो मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और 2 बार ऑक्सीजन है तो मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, प्लस में, अब देखिए ये वाली बात ध्यान रखना, आपको प्लस क्यों लगाना है, क्योंकि कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, अलग एटम शुरू हो गया। एक ही एटम 2 बार होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है वो, लेकिन अलग एटम शुरू हो गया तो उनके बीच में आपको प्लस से उसको अलग करना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 बार है तो मैं लिखूंगी 2 मल्टीप्लाई 16, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया, 44 AMU। AMU इसका यूनिट होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब आगे देखिए, फॉर्मूला यूनिट मास।
इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम तरीका है। बस आपको यहाँ पे जो यूनिट जो ऊपर मैंने लगाया था AMU, यहाँ पे आपको लगाना है U। ठीक है, देखिए फॉर्मूला यूनिट मास इज़ यूज्ड फॉर दोज सब्सटेंसेज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। ये उनके लिए यूज़ होता है जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली आयंस होते हैं। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, ये थोड़े से आयनिक फॉर्म आपको दिखाई दे रही हैं। इनके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये Na और Cl के आपको मासेस गिवन होंगे। Na का मास होता है 23, Cl का मास होता है 35.5, दोनों को कंबाइन करने के बाद बना 58.5। और आगे आपको U लगाना नहीं भूलना है, ये फॉर्मूला यूनिट मास होता है। ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। आयंस क्या होते हैं? ये भी एटम्स ही होते हैं या एटम्स का ग्रुप होते हैं। बस इसके अंदर फ़र्क क्या होता है एटम और आयन के बीच में, कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा लेकिन आयंस पे आपको चार्जेस दिखाई देंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए जिस पे अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो चार्जेस के बेस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे उनको बोला जाता है कैटायन। ये चीज़ बहुत बच्चों को ऑलरेडी पता होती है, फिर भी मेरा बताना ज़रूरी है कि अगर आपके पास जो आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, जैसे कि ये सारे आपको दिख रहे होंगे ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो ये कैटायन कहलाएंगे। और इसी तरह से अगर इन पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है तो ये सब क्या कहलाएंगे, एनायन कहलाएंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज आपने इसको कर दिया क्लासीफाई। तो अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ दो ही तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द नंबर ऑफ बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस। फर्स्ट क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस। देखो पहले भी बताया था, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो एटॉमिक मतलब वन एटम वाला। तो जो आयंस जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा, भले से ही उसके ऊपर कितने भी चार्ज हों, +1 +2 +3 -1 -2 -3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने आपको साइड पे दिखा भी दिए हैं, काफ़ी सारे मोनोएटॉमिक आयंस आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ध्यान से इसको समझ लो कि जो मोनोएटॉमिक आयंस होंगे मतलब उसमें एक ही एटम होगा, उसके ऊपर कितने भी आयंस हो सकते हैं। और जो पॉली एटॉमिक आयंस होंगे, पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। ठीक है, तो मोर देन वन एटम जिसके अंदर होंगे उस पे चाहे अब जितने मर्जी आयंस हो तो वो क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि सोडियम पोटेशियम ये एक एक ही एटम है और इसके ऊपर आयंस लगे हुए हैं। इसी तरह से पॉली एटॉमिक में आप देख सकते हो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, मतलब मोर देन वन एटम है और इसके ऊपर आयंस लगे हैं। तो बस दो तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। आगे है वैलेंसी क्या होता है। यार वैलेंसी टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, ये आपका एक बेस होता है 10th क्लास के लिए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैलेंसी का मतलब होता है जो हम एटम की बात करते जाते हैं, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, अलग अलग शेल्स में उनको डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, उस केस में क्या होता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसके वैलेंस शेल होती है। लास्ट शेल कौन सी होती है, उसकी वैलेंस शेल होती है। और इसी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी दिखाते हैं। फिर से बता रही हूँ, दोबारा सुनिए। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस शेल। जैसे कि यहाँ पर आपको सिल्वर दिख रहा है, मैं आपको और इजी एग्जांपल भी बता सकती हूँ। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो आप इसको लिखोगे 2 8 1, मतलब जो लास्ट शेल है वो है ये वाली। तो लास्ट शेल में उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट शेल डिटरमाइंस द वैलेंसी। तो यही क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी। इसीलिए जो सोडियम होता है उसके ऊपर हम +1 चार्ज लगाते हैं। रीज़न, क्योंकि ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देता है, उसको अपनी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। सो इसी को वैलेंसी बोला जाता है। तो आप अब जो सिल्वर का एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें भी आप यही चीज़ देख रहे होंगे, लास्ट में आपको 1 दिख रहा है। सिंस सिल्वर जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटरमोस्ट शेल में, तो सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कम्प्लीटली
इसीलिए सिल्वर के ऊपर भी कौन सा चार्ज आता है, प्लस का 1। तो यही होती है इनकी वैलेंसी। आगे देखिए पॉइंट्स टू नोट, क्या चीज़ आपको नोट करनी है। जनरली जो मेटल्स होते हैं हम उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं आपके पास उन सब की एक ही टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। तो इसी वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। दैट इज़ वाई उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सोडियम जो है उस पर +1 वैलेंसी होती है, कैल्शियम पे होती है +2, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से मेटल्स अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। रीज़न, क्योंकि ये जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये वाली चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, जो दान देने वाला है वो पॉजिटिव है और जो छीनता है वो नेगेटिव है। ठीक है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो ले रहा है, वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसी तरह से इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप लिखोगे 287। किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। इसके लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन क्या है कि ये अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -1। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई। ऐसे ही ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो हम लिखेंगे 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिए देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ये +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसको मिल जाए, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, छीने हैं। तो छीनने वाला नेगेटिव इंसान होता है। ठीक है, तो उस पर आ जाएगा माइनस का चार्ज, -2। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ, वैलेंसी क्या थी, अभी अभी तुमने ऊपर निकालनी सीख ली वैलेंसी। तो इन्हीं वैलेंसीज के बेस पे जिसकी वैलेंसी 1 होगी, जो भी 1 वैलेंसी वाले होंगे, चाहे वो प्लस का 1 हो चाहे वो माइनस का 1 हो, उनको बोला जाएगा मोनोवैलेंट आयन। मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी और आयंस। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, ये सारे मोनोवैलेंट आयंस हैं। ऐसे ही मैं बोलूँ अगर डाईवैलेंट आयंस, तो मतलब जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 2, चाहे वो +2 हो चाहे वो -2 हो, ये सारे क्या हैं, डाईवैलेंट आयंस हैं। और अगर ट्राईवैलेंट आयंस की बात की जाए तो जिसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी, वो क्या होंगे, ट्राईवैलेंट आयंस होंगे। ये देखिए आपको दिख रहा है Fe3 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, ये सब क्या हैं, ट्राईवैलेंट आयंस हैं। ठीक है, अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। किसी भी कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है, ये वाली चीज़ 10th में आके भी बच्चे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने 9th में ढंग से समझा नहीं होता। तो आज तुम्हें ये वाला टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बस मेरे जो भी मैं स्टेप्स बताती हूँ फॉलो करते जाइए। देखिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो टीचर ने बोल दिया बेटा तुम जल्दी से क्या बनाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। अब बच्चा सोच रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड है क्या, तो वैसे तो देखो बहुत बच्चों को इजीली लर्न होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है, लेकिन कंफर्म कैसे करें, HCl लिख लिया। कंफर्म करने के लिए देखिए अब क्या करना है, आपको क्या करना है कि जो इनकी वैलेंसीज होती हैं इनके नीचे लिख दो। जैसे H है, आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी, H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +1, तो मैं इसके नीचे +1 लिख दूंगी। और Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। अब ये तुम्हें कैसे निकालना आएगा, जैसे तुम्हें मैंने अभी अभी ऊपर सिखाया था, पहले लिख दो 2 8 1, इस तरह से वैलेंसीज निकाल के फिर तुम कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या कर दो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, लेकिन आपको माइनस प्लस के साइन नहीं लेने हैं। तो दोनों में ही H को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, Cl को भी 1 से, तो फॉर्मूला हो गया HCl। अब करते हैं थोड़ा सा मुश्किल, इफ़ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर एक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल से बना है, मतलब उसके अंदर मेटल भी है
नॉन मेटल भी है, तब आपको हमेशा मेटल को पहले लिखना है, ये वाली बात ध्यान रखिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम यहाँ पे मेटल है, क्लोराइड यहाँ पे नॉन मेटल है, तो पहले कैल्शियम को लिखा फिर लिखा क्लोराइड को। इसी तरह से जिंक मेटल है और सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल होता है जो सल्फाइड फॉर्म में इसके साथ जुड़ गया है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अच्छा, फिर अगर कोई कंपाउंड पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो उसके पॉलीएटॉमिक आयन ब्रैकेट में आ जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम तो हो गया मेटल, लेकिन ये क्या है, पॉलीएटॉमिक। ध्यान दीजिए, अभी मैंने बताया था ये वाला, देखो दो 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 तरह के यहाँ पे आपको एटम्स दिख रहे हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे एक और नोट देख लीजिए, ऊपर क्या लिखा है, कंपाउंड्स मेड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड सॉल्ट्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल मिलके सॉल्ट बनाते हैं, तो इनके बने हुए कंपाउंड को हम सॉल्ट्स बोलते हैं। आपको मैं एक दो एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको कहे कि बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ। अब तुम सोचोगे मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद रखना, आपको हर चीज़ का सिंबल लर्न होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो लिख लीजिए। क्या सिंबल होता है मैग्नीशियम का, Mg। ठीक है, ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और क्लोराइड का तो सब बच्चों को रटी जाता है Cl। अब ये MgCl तुमने लिख दिया, MgCl फॉर्मूला होता है, लेकिन आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो चेक कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, मैग्नीशियम और क्लोराइड के दोनों के जो वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, उन पे कितना चार्ज होता है वो लिखना होता है। तो Cl का तो सबको याद ही हो चुका होता है कि -1 होता है। अब Mg का क्या होता है, Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो आप लिखोगे 2 8 2। अब मुझे ये बताइए कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या इजी होगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इजी होगा या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर 8 बनाना इजी होगा। 8 क्यों बनाना है, ऑक्टेट बनाने से वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी को दे देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इस पर कितना चार्ज आया, +2। बहुत ईजी है। अब आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। Mg को कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई, मतलब बन गया Mg, और Cl को कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, मतलब बन गया Cl2। तो MgCl2 हो गया इसका फॉर्मूला, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया। बस इसी तरह से आपको सारा कुछ करना है। और मैं इसके साथ आपको अगले अभी जो स्लाइड आएगी उसमें आपको कुछ एक एलिमेंट्स के और जो भी पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उन सब के वैलेंसीज लिखी हुई मिलेंगी, वो आपको लर्न होनी चाहिए। वो लर्न हो जाएंगी तो आप इजीली फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। यार मोल कंसेप्ट ये तो हमसे नहीं होगा मैम, मोल कंसेप्ट नहीं समझ में आता। ये जो डायलॉग है मैंने बच्चों के हर रोज़ सुने हैं, मैम मोल कंसेप्ट नहीं आता, हमें मोल कंसेप्ट नहीं आता। तो यार बस इसको बहुत ध्यान से सुनना, इतना इजी टॉपिक है, एक ही चीज़ बार बार इसके अंदर बताई जाती है, बस उसको एक बार आपने समझ लिया तो आपका मोल कंसेप्ट हाथ की उंगलियों में जादू की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। देखो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ हमारे पास है, चीनी चावल कुछ भी है ना, अब उसकी जो भी क्वांटिटी है हम उसको मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं। अगर उसको केमिस्ट्री की टर्म में समझना है तो मोल्स मान लो। ठीक है, बस एक बार ये समझो कि जो उसकी क्वांटिटी है उसको मोल्स में डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, कितने मोल्स हैं। अब यार क्या तुम्हारे लिए ये पॉसिबल है कि तुम चावल के दाने गिनो, चीनी के दाने गिन सकते हो, या मैं कहूँ तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं, है ना, या आसमान में कितने तारे हैं, ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल नहीं हैं, हम नहीं गिन सकते। तो इसके लिए ना जो एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि यस इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इनको काउंट करना, लेकिन साइंटिफिकली एक वैल्यू दी गई है जो कि हमें यूज़ करनी होती है। तो 1 मोल, किसी भी चीज़ का जो 1 मोल होता है, 1 मोल is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 10 raised to power 23 units of particles। समझ गए मेरी बात,
कि किसी भी एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब ये कितने हैं, ये बहुत सारे हैं। 10⁻23 मतलब 10 को अगर अगर हम ज़ीरोज़ को 23 बार लिख दें, ठीक है, तो मतलब एक छोटे से मोल के अंदर, एक छोटी सी चीज़ के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब समझ में आया एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एटम बहुत छोटा है, ठीक है, हमें एटम दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हमें ये भी नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ माना जाता है, ठीक है। तो 1 मोल की वैल्यू लर्न कर लो सबसे पहले। तो इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो अब ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम पड़ा है, अगर मैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दूँ, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसके अंदर कितने मोल्स हैं, कितने इसके अंदर पार्टिकल्स हैं? तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कि इसके अंदर, इसके छोटे से हिस्से के अंदर इतने इतने सारे एटम्स हैं। अगर वो एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, कुछ भी है, आपको वो चीज़ बोल देनी है बस। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल में इतने हैं, तो 5 में कितने होंगे? बस आपको इसी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बस यही वाली चीज़ होती है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपके लिए बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लेकर आई हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए मोलर मास क्या होता है। तो मेरे हिसाब से मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात है, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट कितनी चीज़ों से बना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 से। समझ गए? अच्छा, एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। अब आप बैंक में जाते हो, आपने देखा है बैंक में नोट गिनने वाली मशीन होती है, फटाफट उस पर बस उसमें वो नोट डालते हैं और उस पर लिखा आ जाता है कि 100 नोट्स हैं, 500 वाले 100 नोट्स हैं, 100 वाले जो भी, जितने भी जो भी टाइप के नोट्स होते हैं, वो इजीली गिन देते हैं। ये वाला जो पूरा मेथड अब शुरू हुआ है, मॉडर्न मेथड, ये पहले नहीं होता था। पहले एक एक नोट को गिना जाता था और बहुत बहुत टाइम लग जाता था। अच्छा, इसी तरह से जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे कॉइन है, अभी तक कॉइन गिनने वाली कोई मशीन मैंने नहीं देखी है, क्या तुमने देखी है तो मुझे बता देना। अब बताओ, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास ढेरों कॉइन है, बैंक के अंदर तो ढेरों कॉइन होते हैं, अब तुम्हें वहाँ पे ढेरों कॉइन्स दिख रहे हैं, तो उसको तुम गिन लोगे क्या? बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए गिनना। तो बताइए क्या मेथड हो सकता है इसके लिए? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं लगा दिमाग तो बता देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 5 के सिक्के का ढेर बना दिया आपने, 5 के सिक्कों का, ठीक है, ये 5 के सिक्के हैं, ये 1 के सिक्के हैं, ये 2 के सिक्के हैं, बस मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। इन सबको 5 के सिक्कों को इधर रख दिया, 1 वाले सिक्कों को इधर रख दिया, 2 वाले सिक्कों को उधर रख दिया। अब क्या करेंगे? एक 5 रुपीज़ का कॉइन उठाएंगे, उसको वेइंग मशीन पे उसका वेट चेक कर लेंगे कितना उसका वेट है। मान लो एक 5 रुपीज़ का जो एक कॉइन है वो 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का। तो सारे के सारे सिक्कों को रख देंगे वेइंग मशीन पे, टोटल उसका वेट चेक कर लेंगे कितना है, आप इजीली बता दोगे। अगर मान लो उस पर लिखा आ गया 200 ग्राम्स मतलब 200 सिक्के हैं, 300 ग्राम मतलब 300 सिक्के हैं, तो इस तरह से वो काउंट हो जाते हैं। ये होता है मोल कंसेप्ट। समझ गए मेरी बात? तो साइंस में जो केमिस्ट्री है वो मोल कंसेप्ट वो किस पे वर्क करती है? सिर्फ इस वैल्यू पे, एवोगैड्रो नंबर पे। दैट्स इट। अब देखिए आगे, मोलर मास क्या है? एक मॉलिक्यूलर मास था, अब आता है मोलर मास। बहुत ध्यान से समझना, जब आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हो तो मॉलिक्यूलर मास में आपको AMU लगाना है, जब आप मोलर मास बोलते हो तब आपको ग्राम लगाना है, ठीक है। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो अभी ऊपर बात कर रहे थे, एक बड़े हिस्से में से एक छोटा सा टुकड़ा, जो मास होगा इसका, इसको बोलेंगे मोलर मास। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, जो भी एटॉमिक मास होता है या जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम्स के अंदर, वही चीज़ मोलर मास कहलाती है। जो एटॉमिक मास होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है वो AMU में होता है। तो आपको
जो मोलर मास निकालना होगा वो किस में होगा, ग्राम्स में होगा। शायद ये वाली बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं एक एटम आयरन का लूँ तो उसका मास होता है 56 AMU, लेकिन इसी चीज़ को मैं अगर मोलर मास की फॉर्म में बोलूँ तो मैं बोलूँगी 56 ग्राम। अगर मैं वाटर को मॉलिक्यूलर मास बोल के निकालूंगी तो मैं बोलूँगी 18 AMU, लेकिन अगर इसी को मैं मोलर मास बोलूँगी तो मैं बोलूँगी 18 ग्राम्स। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं आपके फॉर्मूलाज। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी चीज़ का गिवन मास और डिवाइड बाय उसका मोलर मास। ठीक है, किसी भी चीज़ का गिवन मास डिवाइड बाय उसका मोलर मास, ये ऐसे निकाल सकते हो आप नंबर ऑफ मोल्स। अब तुम कहोगे मैम समझ में नहीं आया, बता दो, तो सुन लो। देखो, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है वो आपसे, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 112 ग्राम आयरन के अंदर। आपके पास यहाँ पे आयरन का एक टुकड़ा दे दिया, बोल दिया कि इस आयरन के जो टुकड़े का मास है वो है 112 ग्राम। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं बताओ इसके अंदर कितने मोल्स हैं, मतलब छोटे 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 कितने पार्टिकल्स हैं उसके, उसी के कितने एटम्स हैं। तो अब आप क्या करोगे, जो गिवन मास है 112 वो लिखोगे ऊपर, जो उसका मोलर मास है, अभी अभी तुम्हें मैंने मोलर मास बताया था आयरन का कितना होता है 56। डोंट वरी, ये आपको गिवन होता है, ये आपको लर्न नहीं करने होते हैं। ठीक है, 56 भी आपको गिवन होगा, 112 भी आपको गिवन होगा। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स। अब 2 मोल्स में कितने एटम्स हैं, ये तो 2 मोल्स वैसे आपका आंसर हो गया, आपको बस इतना ही छोड़ देना है। लेकिन फिर भी इसको और एलेबोरेट कर रही हूँ मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। आप बोलते हो कि एक मोल में अगर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं तो 2 में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। एक और इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के नंबर दे रखे होंगे और डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो और जो भी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है वो नीचे लिख देना, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी मैं इसको बता रही हूँ, ध्यान से सुनते जाइए। किसी भी चीज़ का मास निकालना है तो मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अभी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर या फिर गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, अभी अभी ऊपर करके भी दिखाया मैंने आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो यहाँ पे सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा, बस एटम, अगर एटम है तो एटम लिखा जाता है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखा जाता है, एक ही बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, जो भी आपको पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। नहीं समझ में आया तो अभी आ जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बस इन फॉर्मूलाज को रट लो, समझ लो अच्छे से। अब देखिए अगला एक और टॉपिक जो लास्ट आपका क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। अब परसेंटेज क्या है, आप एग्ज़ाम्स देते हो, जब एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आता है सारे मार्क्स को आप जोड़कर आप क्या कर देते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, हमारी इतनी परसेंटेज आई है टोटल। तो यार यही तो उसमें निकाली जाती है कंपाउंड के अंदर। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया और उसमें से एक सिंगल एटम को निकाल के, एक एलिमेंट को निकाल के वो कहेंगे बताओ इसका कितनी परसेंटेज है, किसी चीज़ में ये वाली चीज़ कितने परसेंट है, चाय के अंदर कितनी परसेंट पत्ती है, चाय के अंदर कितनी परसेंट दूध डाला है, कितनी परसेंट चीनी डाली है, ये सब चीज़ें निकालना, इसको बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो अ कंपाउंड इज कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं और इट टेल्स दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। और जो हम परसेंटेज निकालने जा रहे हैं वो क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी अमाउंट में उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी परसेंट है उसके अंदर। तो आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसी का एक एग्जाम्पल आपके लिए लूँ तो मैं क्या लूँगी सॉरी, जैसे कि आपको यहाँ पे उसने बोल दिया, जैसे आपको वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बताइए कितनी परसेंट में कार्बन है, CO2 में कितना परसेंट कार्बन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका मास क्या होता है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना। तो टोटल पहले तो मास निकाल लीजिए, ये 2 बार ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 44, है ना। तो मैं टोटल मास ऑफ कंपाउंड की जगह लिख दूंगी
44 नीचे। और मास ऑफ एलिमेंट, किस एलिमेंट का निकाल रही हूँ मैं, कार्बन का, तो कार्बन का मास ऊपर लिख दूंगी 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास परसेंटेज निकल जाएगी। नो क्लैपिंग्स, मुझे पता है आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको ऑक्सीजन एटम के अंदर मोल्स बता दिए, अब मास निकालने को बोल रहे हैं। हमें पता है कि कोई भी एटम का जो मास होता है वो 1 मोल कहलाता है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, वो उसके मास के इक्वल होता है। तो 0.2 मोल किसके इक्वल होगा, इसको 0.2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपके पास उसका मास। अगर आपको 0.2 मोल की जगह 2 मोल पूछा होता तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 पूछा होता तो 3 से कर देते, 4 पूछा होता तो 4 से कर देते, बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन ईजी है। आपको वो क्या कह रहे हैं, एक रिएक्शन के अंदर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको नीचे साथ साथ समझते जाइए कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर उसने क्या बोला, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट। जो बनने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो 3 चीज़ों का बना, किस किस 3 चीज़ों का, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका मास भी बता दिया। अब देखो ये कह रहा है कि इसको चेक करके बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो आपने रिएक्शन लिख दी, आपने पहले रिएक्टेंट के साइड चीज़ें को जोड़ के देख लिया, फिर प्रोडक्ट वाली साइड की चीज़ों को जोड़ के देख लिया, अगर दोनों का मास बना सेम तो येस इट इज़ फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट्स इट। अगर दोनों का मास सेम ना होता तो आप लिखते नो, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। हमें पता ही है ऑब्वियसली, 1 मोल किसी भी एटम का उसके मास के इक्वल होता है। अगर 1 मोल कार्बन एटम का 12 ग्राम के इक्वल है, सो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। अब देखो उसका उल्टा कर देना बिल्कुल। अगर 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर इतने एटम्स इतने ग्राम के इक्वल हैं तो एक एटम किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे आप उसको एवोगैड्रो नंबर से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कोई भी 1 मोल किसी भी एटम का दे रखा है तो उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, मैं आपको एक तो ऑलरेडी करके दिखाई चुकी हूँ, दोबारा से देख लीजिएगा। केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। ये वैसे मैं मैग्नीशियम क्लोराइड का अभी बताया था, तो तुम खुद भी करने की कोशिश करना यहीं पे वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए ध्यान से। मैग्नीशियम का सिंबल लिख लीजिए, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल लिख लीजिए Cl। दोनों के वैलेंसीज इसके नीचे लिखनी है। आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 282। तो इसके लिए बहुत आसान है 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो इस पे +2 आता है, और जो Cl है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसके लास्ट में 287 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना डिफ़िकल्ट है, बजाय कि अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक है, तो अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर आ जाएगा -1। आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg को 1 से Cl को 2 से, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास MgCl2। समझ गए ये वाली चीज़, तो इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल लेंगे। अगला है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। देखिए मैं फिर से लिख रही हूँ, इसका फॉर्मूला MgCl2 होता है। ठीक है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्साइड का होता है O।
अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो लिखा है ये फॉर्मूला सही है या इसको सही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम जो कि है, मैं यहाँ पे अब इसको हटा के कैल्शियम का करके दिखा रही हूँ आपको। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो जब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगी, मैं लिखूँगी 2 8 8 2। तो इसके लास्ट में आ रहा है 2। अब इसके लिए क्या इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना या 2 इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना। ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो ये डोनेट कर देगा, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ऐसे ही ऑक्सीजन का मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखाया था, 8 होता है, इसके लास्ट शेल में 6 होते हैं। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना ईजी होगा बजाय कि इस 6 इलेक्ट्रॉन्स देना। तो इस पर आ जाएगा -2। अब देखिए, प्लस माइनस तो हमने वैसे ही नहीं लेना, 2 और 2 को हम काट देंगे तो ये 1 1 रह जाएगा। तो 1:1 रह जाएगा, मतलब कैल्शियम को 1 से किया, ऑक्सीजन को भी 1 से किया, क्या बना, CaO। ये हो गया इसका फॉर्मूला। इजी इजी पीजी। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट इनटू मोल, मतलब जो ग्राम्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है उसको मोल्स में कन्वर्ट करो। अब डरना मत, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से। 1 मोल किसी भी चीज़ का उसके मास के इक्वल होता है, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो कंपाउंड है, कुछ भी है। तो अगर मैं बोलूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का उसके मास के इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 ग्राम्स, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल हो गया 44 ग्राम्स के। तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के इक्वल है, एक ही बात है। हाँ जी। तो अगर मैं कहूँ 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स के इक्वल होगा, तो ये 44 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 1/44 मोल्स। अब मुझे निकालना किसके लिए है, 22 ग्राम्स के लिए। तो मैं 22 से क्या कर दूंगी, उसको मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ गया 0.5। बहुत ध्यान से देखिए, 1 मोल किसी भी चीज़ का उसके मास के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको बोलूँगी कि अगर उसका जो मास है वो 1 मोल है, तो 1 ग्राम के लिए भी निकाल लीजिए, और जितना आपको ग्राम्स के लिए पूछा जा रहा है उससे उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। अब देखिए, सबको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 होता है, मतलब 8 सल्फर के मॉलिक्यूल्स, जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो 8 सल्फर के एटम से बना हुआ है, ठीक है। सो S8 मतलब अब आपसे वो पूछ रहे 16 ग्राम सल्फर के अंदर कितने होंगे फिर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बहुत ध्यान से देखिए कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ सल्फर 8 उसके मास के इक्वल है, तो आपको पता होना चाहिए एक सल्फर का 32 ग्राम होता है, तो 8 के लिए कितना हो जाएगा, 256 ग्राम। तो 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, 256 ग्राम ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने अगर मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल को ही 256 ग्राम लिखा जा रहा है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 256 नीचे आ जाएगा, और 16 ग्राम्स में कितना होगा, 16 क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई। तो बस ये जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ को बहुत ध्यान से दोबारा से अपने हाथ से नोटबुक पे करके देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे चैनल को फॉलो भी ज़रूर कर लेना, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सॉरी, मैं दोबारा दिखा रही हूँ। आपको क्वेश्चन देखना है, पहले क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको 3 केसेस दे रखे हैं, 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं जब आपको, तो आपको जो भी फॉर्म दे रखी हो, चाहे एटम की चाहे मॉलिक्यूल की, तो आपको उसी चीज़ को फॉलो करते जाना है फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में लिखा है 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में बताओ कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालने हैं, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी सबसे पहले, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना है, ये भी 23 है, और आपको सोडियम का मोलर मास भी पता होना चाहिए, वो भी कितना होता है 23। पहली बात दिया हुआ होता है, अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो डरना मत कि एग्जाम में नहीं दिया होगा, अब दिया हुआ आता है, ब्रैकेट्स में आपको लिखा हुआ दिया जाता है। तो ये आपने गिवन मास लिख दिया 23, नीचे लिख दिया मोलर मास वो भी है 23, एवोगैड्रो नंबर लिख दिया ये, ठीक है। तो ये 23 से 23 कट हो गया, या आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए
कितने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। पार्टिकल्स बोला जा रहा है तो वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपसे वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो सेम फॉर्मूला, गिवन मास मोलर मास एवोगैड्रो नंबर। अब हमें पता है मोलर मास O2 का जो होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम। तो गिवन मास कितना है 8, मोलर मास कितना है 32, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, Na बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर को। जब आप इसको सबको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोल कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। अब पता चल गया कब लगेगा ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि उस टाइम तुम्हें नहीं पता लग रहा होगा कि कहाँ पे लगना है ये वाला फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितने दे दिया आपको 0.1, एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, ये 3 गलती से नीचे आ गया, ये ऊपर आएगा 23 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ गया 6.022 इंटू 10⁻22। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने पूरी कोशिश की है जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके अंदर थे सारे के सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स लाने की। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और इस चैनल को, इंग्लिश बाबा चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।